नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे। इसी दिन श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक जबरदस्त ब्लास्ट और फायरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल पूरा। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा, वैसे वैसे अयोध्या भी बदल रही। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद से इस्तीफा दिया। और पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने मंदिर को निशाना बनाया। ताजा मामला पंजाब के भोंग शहर का। और अब खबरें विस्तार से। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है। पिटीशनर्स की मांग है कि पेगासस मामले की एसआईटी जांच करवाई जाए। इस केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अगर जासूसी से जुड़े रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप है। साथ ही पिटीशनर से कहा कि वे अपनी अपनी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें। इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। पिटीशनर्स पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पेगासस एक खराब तकनीक है जो हमारी जानकारी के बिना हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। यह हमारी निजता, गरिमा और हमारे गणतंत्र के मूल्यों पर हमला है। सिब्बल ने कहा कि स्पाईवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जाता है और निजी संस्थाओं को नहीं बेचा जा सकता। सिब्बल ने दलील दी कि पत्रकार, संवैधानिक संस्थाएं, अदालत के अधिकारी और शिक्षाविद तक स्पाईवेयर के टारगेट पर थे। ऐसे में सरकार को जवाब देना है कि स्पाईवेयर किसने खरीदा, हार्डवेयर कहां रखा गया और सरकार ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। मैं चाहता हूं कि सरकार को नोटिस जारी किया जाए। आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पर कश्मीर में टेरर अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे हो गए। इसी दिन श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक जबरदस्त ब्लास्ट और फायरिंग हुई। ब्लास्ट के बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई और अफरा तफरी मच गई। श्रीनगर में जामिया मस्जिद के पास गुरुवार को एक धमाका हुआ। इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह कम तीव्रता वाला आईईडी ब्लास्ट था, जिसके बाद आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने और फायरिंग करने की भी सूचना है। हालांकि इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के कुछ घंटे पहले कश्मीर घाटी में आतंकियों ने सोपोर की मुख्य चौक पर कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस पर दूर से फायरिंग कर दी। इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन आतंकियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में घाटी में 130 टॉप आतंकी कमांडरों समेत 459 दहशतगर्दों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई है। सुरक्षा बलों की सख्ती से 149 आतंकियों ने या तो सरेंडर किया है या वे जिंदा पकड़े गए हैं। 2 साल में स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी कमी देखने को मिली है। पहले आतंकियों के जनाजों से 5 से 10 स्थानीय लड़के आतंकवाद में शामिल होने के लिए निकलते थे। 370 से आजादी के बाद 300 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। कश्मीर से सटी एलओसी से 2019 और 20 में 166 घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, जिनमें से 19 को नाकाम बनाया गया। 2021 में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने तक विभिन्न तंजीमों के सरगनाओं समेत 180 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या भी बदल रही है। मंदिर की नींव भरने का काम करीब 60% पूरा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 2023 तक रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी मंदिर के ऊपरी फ्लोर पर काम चलता रहेगा। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद 1 साल के दौरान अयोध्या का विकास भी कई गुना तेज हुआ है। यहाँ बीते 2 सालों में जमीन की कीमतें 8 गुना तक महंगी हुई हैं। अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त इतनी तेजी से हो रही है कि यूपी सरकार को आदेश जारी कर यहाँ जमीन की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि सरकार को खुद के कई प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के अपने निर्णय के मद्देनजर वे सीएम के प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कैप्टन से अनुरोध किया कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। प्रशांत किशोर को अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल करने और राज्यों में अपनी स्थिति दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस को अब पीके में ही सहारा नजर आ रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि किशोर कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति तैयार कर सकते हैं। इन चुनावों में पीके की अब बड़ी भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा करने और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए यह बैठक हुई। पीके इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आए थे। उस समय सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाई। उस समय कहा गया कि पीके चुनाव में प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी आलाकमान के साथ इस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई थी। इसीलिए पीके बीच में ही पार्टी से अलग हो गए। पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने मंदिर को निशाना बनाया है। ताजा मामला पंजाब के भोंग शहर का है। दिन दहाड़े मजहबी उन्मादियों ने स्थानीय गणेश मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में किस कदर अल्पसंख्यकों को कुचला जा सकता है। उनकी धार्मिक आजादी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कट्टरपंथियों ने मंदिर को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। मूर्तियों को भी खंडित करने से नहीं चूके। झूमर और कांच की सजावट को भी तोड़ डाला। मंदिर पर हुए इस हमले के बाद स्थानीय हिंदुओं में खासा रोष है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि वीडियो में सभी हमलावरों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में हाल के दिनों में कट्टरपंथियों के हमले बढ़ गए हैं। खासतौर पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान हिंदू लड़कियों के अपहरण की वारदातें आम हो गई हैं। लड़कियों को अगवा कर कट्टरपंथी दोगुने से भी ज्यादा उम्र के मुसलमानों से जबरन उनकी शादी करवा देते हैं। जुबान खोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक बंटवारे के वक्त पड़ोसी देश में कुल 428 बड़े मंदिर थे। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए। आज आलम यह है कि यहाँ सिर्फ 20 बड़े मंदिर ही बचे हैं। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 15% थी। हुकूमत की दमनकारी नीतियों और कट्टरपंथियों के हमलों से यह आंकड़ा लगातार कम होता चला गया। जबरन धर्म परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी वजह रही है। जो हिंदू बचे हैं उन्हें लगातार कट्टरपंथियों के हमले झेलने पड़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि यहाँ 3% से भी कम हिंदू आबादी बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ।
चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। पहले क्वार्टर में जर्मनी हावी रहा, उसने अटैकिंग हॉकी खेली। जर्मनी टीम ने मैच के दूसरे ही मिनट में गोल कर बढ़त बना ली थी। तिमूर ओरुज ने फील्ड गोल किया। पहले क्वार्टर के खत्म होने के ठीक पहले उसे पेनल्टी कॉर्नर मिले। भारत ने इस पर शानदार बचाव किया और जर्मनी की बढ़त को 1-0 तक ही रखा। भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने लगातार 2 अच्छे सेव किए। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत से ही टीम इंडिया ने वापसी की और सिमरनजीत सिंह ने 17वें मिनट में गोल दागकर 1-1 से स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद 24वें मिनट में वेलेन ने और 25वें मिनट में फर्क ने गोल दाग स्कोर 3-1 किया। भारत ने अटैक करना नहीं छोड़ा और हार्दिक सिंह ने 27वें और हरमनप्रीत ने 29वें मिनट में गोल दाग स्कोर 3-3 से बराबर किया। हाफ टाइम तक यही स्कोर रहा। हाफ टाइम के बाद 31वें मिनट में रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 4-3 से बढ़त दिलाई। उसके ठीक 3 मिनट बाद सिमरनजीत सिंह ने गोल कर लीड को 5-3 कर दिया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि इस ओलंपिक में वह अपने से नीचे रैंक वाली किसी टीम से हारी नहीं है। पूल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से और अंतिम 4 के मुकाबले में बेल्जियम से हार झेलनी पड़ी थी। ये दोनों टीमें रैंकिंग में भारत से ऊपर थीं। ओलंपिक गेम्स में भारत और जर्मनी के बीच अब तक 12 भिड़ंत हुई हैं। भारत ने इसमें से 5 और जर्मनी ने 4 मैच जीते हैं। 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। टीम इंडिया ने 1972 के बाद पहली बार टोक्यो में पूल स्टेज में 4 या इससे ज्यादा मुकाबले जीते थे। 1972 ओलंपिक में भारत ने पूल स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते थे। इसके बाद 2016 ओलंपिक तक भारत ग्रुप स्टेज में 3 से ज्यादा मैच नहीं जीत पाया। 1984 से 2016 तक तो भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में कभी 2 से ज्यादा मैच नहीं जीत पाई थी। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल पुरुष हॉकी में जीते हैं। टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1960 में सिल्वर और 1968, 1972 और 2021 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, वहीं प्रदेश से नक्सली हमलों की खबरें कम नहीं हो रही हैं। ताजा हमला दंतेवाड़ा में हुआ। गुरुवार को यहां पर नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में अब तक 11 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि घटना राजधानी रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर मालवाड़ी थाना क्षेत्र के घोटिया गांव के पास सुबह करीब 7:30 बजे हुई। हमले के दौरान पीड़ित वाहन से दंतेवाड़ा की ओर जा रहे थे।
अभिषेक ने बताया कि इसी दौरान यह वाहन विस्फोट की चपेट में आ गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम मौके पर पहुंच गई। पल्लव ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इससे पहले भी दंतेवाड़ा में नक्सली द्वारा कई हमले किए गए। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की जान गई। शुरू से ही दंतेवाड़ा नक्सली प्रभावित रहा है। हालांकि तरह तरह के अभियान के जरिए नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। असम मिजोरम सीमा विवाद मामले पर चर्चा के लिए गुरुवार के दोनों राज्यों के मंत्रियों और के बीच आइजोल में वार्ता होगी। मिजोरम सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए सुबह असम के मंत्री अतुल बोरा और अशोक सिंघल रवाना हुए। अतुल बोरा ने कहा कि बातचीत के लिए हम आश्वस्त हैं। असम को पूर्वोत्तर के लोगों के बीच एकता व भाईचारे की चाहत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मामले में हस्तक्षेप के बाद दोनों ही पक्षों ने आपसी तनाव कम करने के लिए बैठक का निर्णय लिया। इस बैठक के बारे में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने ट्वीट कर कहा था कि असम और मिजोरम के मंत्रियों के बीच बैठक में सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। पिछले माह 26 जुलाई को सीमा विवाद के दौरान मिजोरम के कोलासिब जिले के वायरेंगटे कस्बे में दोनों पक्षों के लोग और पुलिस बल के बीच झड़प हुई थी। इसमें असम के 6 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों द्वारा उच्च प्राथमिक के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के मामले पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जवाब तलब किया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक से पूछा है कि आप बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं, योग्य शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करते। शिक्षा विभाग के पास कक्षा 6 से 8वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, तो नई भर्ती की जाए। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से कहा कि कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षक 6 से 8वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग से कहा कि क्या विभाग के पास योग्यताधारी शिक्षकों की कमी है, और अगर ऐसा है तो नए शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करते। गुजरात के कई प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक उच्च प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक उच्च प्राथमिक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इससे शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी, साथ ही बच्चों के भविष्य और योग्यता पर भी बुरा असर पड़ेगा। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इस मामले में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने ही शिक्षा विभाग को इसकी मंजूरी दी है। सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षकों को उच्च प्राथमिक के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के संबंध में जारी एक परिपत्र भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा है कि कम योग्य शिक्षकों को उच्च प्राथमिक के छात्र छात्राओं को पढ़ाने से रोका जाए, साथ ही कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसके लिए पर्याप्त योग्यता वाले शिक्षकों की व्यवस्था की जाए अथवा नई भर्ती की जाए। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जवाब तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने प्रदेश की 5 लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद पीएम ने कहा कि दिल्ली से अन्न का एक एक दाना भेजा गया, वह आपकी थाली तक पहुंच रहा है। पहले की सरकारों के समय यूपी में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा हमारे सीएम योगी भी हैं और कर्म योगी भी। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा भी नहीं की गई। दिल्ली की सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी यह याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा।
आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फॉलो योर पैशन। कहना आसान है, सुनना भी अच्छा लगता है, पर यह खेल की दुनिया है। यहाँ फॉलो से पहले अनफॉलो करना पड़ता है। ये हॉबी है बेटा, करियर नहीं। इन बातों को अनफॉलो। मूड नहीं तो प्रैक्टिस नहीं, इन एक्सक्यूजेस को अनफॉलो। इवन आई लव जंक फूड, पर जीत का स्वाद कुछ और ही होता है, तो फेवरेट फूड भी अनफॉलो। लोग रात भर जागकर सीजन्स बिंज वॉच करते हैं, वैसे ही मैंने बचपन से एक ही सपना हर रात बिंज वॉच किया है, इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीतने का। यूं तो तकदीर फोरहेड पे लिखी होती है, पर मैं अपनी तकदीर फोरहैंड से लिखने जा रही हूँ। देश के लिए जीतने जा रही हूँ। जिनके लिए देश ही उनका सर्व है, उन पे पूरे देश को गर्व है। टोक्यो 2020, इस बार इंडिया वर्सेस दुनिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने इलाके में आतंकवादी समूहों के फिर से सिर उठाने और रासायनिक हथियारों तक उनकी पहुंच बनाने की आशंका को लेकर आ रही खबरों पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में यह टिप्पणी की। तिरुमूर्ति ने कहा कि इस साल जनवरी में परिषद में शामिल होने के बाद से भारत आतंकवादी समूहों और कुछ लोगों के रासायनिक हथियारों तक पहुंच बनाने की आशंका के खिलाफ लगातार आगाह करता रहा है। हम क्षेत्र में आतंकी समूहों के फिर से सिर उठाने की बार बार आ रही खबरों को लेकर चिंतित हैं। भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत किसी के भी जरिए कहीं पर भी किसी भी वक्त और किसी भी परिस्थिति में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार यह स्पष्ट करता आ रहा है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच निष्पक्ष, विश्वसनीय और उद्देश्यपरक होगी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण तेजी से दुनिया में फैल रहा है, जिसके चलते बुधवार को दुनिया में कोरोना के कुल मामले 20 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि इस बीमारी से रिकवर करने वालों की संख्या भी 18.09 करोड़ पहुंच गई है। ब्रिटेन ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में डाला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को रवाना होने से पहले और पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट कराना होगा। साथ ही 10 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा। यह नियम 8 अगस्त से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर तक अपनी 80% वयस्क आबादी को दोनों टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन कोविड शील्ड शुरू किया है। यहाँ पर बुधवार को 253 नए मामले सामने आए। 1000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। तुर्की में वयस्क आबादी में तकरीबन 2/3 को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है, जबकि करीब आधी आबादी को 2 या उससे ज्यादा डोज लग चुकी है। चीन के वुहान शहर में जून 2020 के बाद पहली बार नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह शहर के सभी 1.10 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कराएगी। इसके साथ ही वुहान में स्कूल, कोचिंग और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जापान ने अमेरिका, रूस और फिनलैंड सहित कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इन देशों के यात्रियों को 3 दिन सरकारी केंद्र में रहना होगा। उसके बाद इनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर संक्रमित मिले तो जापान में प्रवेश नहीं मिलेगा। ओलंपिक के दौरान जापान में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ बीते एक हफ्ते के
5 दिनों में 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां इससे पहले 10,000 मामले कभी दर्ज नहीं किए गए थे। नामी वकील विनीत जिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के नांग लराय दुष्कर्म पीड़िता 9 साल की पहचान का कथित रूप से खुलासा करने को लेकर शिकायत दर्ज की है। दिल्ली कैंट इलाके में 9 वर्षीय बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़िता के माता पिता की तस्वीर ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। इससे पहले बुधवार को पुराना नागालय राय रोड पर धरने पर बैठे पीड़िता के माता पिता से राहुल ने मुलाकात की और उनकी तस्वीर ट्वीट कर दी। शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायत में आगे कहा गया है कि राहुल गांधी का कार्य यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की 22-228A की धारा 23 के तहत एक अपराध है। वहीं वकील विनीत जिंदल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस व ट्विटर से राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए एनसीपीसीआर कार्रवाई करे। ग्रीस की राजधानी एथेंस इस वक्त बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। यहाँ के बाहरी इलाकों में जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को अग्निशमन विमानों का अभियान फिर से शुरू किया गया। ग्रीस में पिछले कई दशकों की सबसे प्रचंड गर्मी का सामना करने के बीच एक दिन पहले ही हजारों लोगों को आग के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अग्निशमन विभाग ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए विमान और 9 हेलीकॉप्टर तैनाती भी की गई है। जंगलों में लगी इस भयंकर आग की चपेट में काफी पेड़ भी आ गए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आग की चपेट में कई घर भी आ गए हैं। साथ ही एक शख्स आग को बुझाने का भी प्रयास कर रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इन आग की लपटों से काफी नुकसान हुआ है। रोविस गांव में जंगल में लगी जलती हुई जैतून की प्रेस फैक्ट्री पर आग बुझाने के लिए एक शख्स पानी छिड़कता हुआ नजर आया। हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीएम ने खुद पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से बुलाने का फैसला। सीएम ने ओलंपिक में हॉकी में जीत पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि टीम में शामिल राज्य के 2 हॉकी खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए और ग्रुप बी सीनियर कोच की नौकरी दी जाएगी। चंडीगढ़ हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम को मिले कांस्य पदक का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज समेत सभी मंत्रियों ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तो बाकायदा मिठाई लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। इससे पहले अंबाला छावनी में अनिल विज ने अपने समर्थकों के बीच खुशी मनाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के पहले कार्यकाल में खेल मंत्रालय अनिल विज के पास ही था। अब संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री हैं। वह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। अनिल विज ने ही ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिए जाने की नीति बनाई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पॉलिसी को लागू करते जरा भी देर नहीं लगाई। भारतीय हॉकी टीम ने हरियाणा के 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन दोनों खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। दोनों खिलाड़ियों को खेल विभाग में सीधे सीनियर कोच की नौकरी भी दी गई। मनोहर लाल ने कहा कि ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाले हरियाणा के सभी खिलाड़ियों का भव्य सम्मान समारोह भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।
फॉलो योर पैशन। कहना आसान है, सुनना भी अच्छा लगता है, पर ये खेल की दुनिया है। यहाँ फॉलो से पहले अनफॉलो करना पड़ता है। ये हॉबी है बेटा, करियर नहीं।